चालू करते हैं भाई। फाउंडेशन की बुक चल रही थी हमारी। फाउंडेशन की कौन सी बुक चल रही है? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका पेपर। इसमें फंडामेंटल कितने नंबर की आएगी वो ये दे रखा है। ठीक है, इसकी मैं ऑलरेडी 3 क्लास दे चुका हूँ। मैं सारी पढ़ाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें इसमें सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। आप उस प्लान से करोगे तो आराम से आपका पेपर निकल जाएगा फाउंडेशन का। ठीक है, फिर इसमें 30% कॉस्टिंग है, तो पेपर पूरा 100 में 100 का आएगा, जिसमें 30% कॉस्टिंग मतलब 30 नंबर की कॉस्टिंग, 70 नंबर की अकाउंट। इसकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिसको क्लास देखनी है पीछे वाली क्लास देख लो। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप देखते रहो वीडियो को। ठीक है, आज हम कर रहे हैं 4थी क्लास चालू। मैं इसमें ये सारी चीजें बताते जा रहा हूँ कि कैसे में क्या एग्जाम में आ सकता है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं फालतू की चीजें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा। आधा आधा घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, आराम से देखो, समझो और करो। ठीक है, मैंने इसके लिए एक एमसीक्यू की बुक भी बना रखी है। ये आपको बुक देखनी है तो आपको एमसीक्यू की बुक देख लो, ये बनाई है मैंने। हालांकि सारे फाइनल तक की मैंने बुक बना रखी है एमसीक्यू की, जिसमें एमसीक्यू में कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा बीच बीच में। देखो ये 150 पेज की बुक है। ठीक है, ये बुक इस तरीके की बुक है, आराम से भाई इसमें सारे एमसीक्यू सारे डाल रखे हैं, सारे चैप्टर वाइज बना रखे हैं। इसमें बुक है, पास्ट ईयर है, जितना हो सकता है उतना डाला है अपनी तरफ से। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो डाले हैं बना बना के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने का प्रोसीजर सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे 9810476031 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप पे हाई लिख देना और नाम लिख देना पेपर का, ये वाला पेपर नंबर चाहिए, और पे कर देना 100 रुपीज़। मैंने इसकी कॉस्ट रखी है 100 रुपीज़। आप पे में फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। फ़ोन पे मैं हूँ। ठीक है, आप 100 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट आप भेज दो, देन आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको स्पाइरल बाइंडिंग करो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो देखते रहो, देन आपका आराम से वाला पेपर निकल जाएगा। बाहर से क्लास खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चल रही है आपकी दिसंबर 23 की रिकॉर्डिंग। दिसंबर 23 के लिए ये वैलिड है, उसके बाद भी ये वैलिड रहेगी, बट दिसंबर 23 के लिए मेन वैलिड है। सिलेबस चेंज होगा नहीं क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 3 वीडियो में बना चुका हूँ, 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज करेंगे 4था चैप्टर, ये मैं कर चुका हूँ, इसमें बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, सेकंड में से भी एमसीक्यू बनेंगे, जो बन सकता है, जो जिस तरीके से वो बना सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले, उस हिसाब से मैंने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे और क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एग्जाम्पल कर लेना सारे, कि किसको क्या डालते हैं। एग्जाम्पल जितने कर लोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जिसमें डाउट हो आप मुझे भेज देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको। अब आ जाओ, ये भी एक थ्योरी टॉपिक है। अभी जब प्रैक्टिकल आएंगे तो प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, थ्योरी टॉपिक में थ्योरी। इसको समझो, अकाउंटिंग साइकिल, एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। तो साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल मतलब एक प्रोसीजर, तरीका, कि कैसे कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग करने के लिए तुमने 11th क्लास में पहले आपने जनरल एंट्री सीखी है ना। जनरल के बाद आप बनाते थे लेजर, लेजर के बाद क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे सबका। जनरल एंट्री करी, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट। तो ये प्रोसीजर है, एक साइकिल है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। देन हम फाइनल पे पहुंचते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या? ट्रेडिंग और पीएनएल। ठीक है, तो एक साइकिल है। तो यहाँ से आपसे ये तो पूछने वाला नहीं है कि क्या करोगे, ये थ्योरी पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको वैसे ही पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पे आ जाओ, इसके स्टेप में आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेप इन द काउंटिंग साइकिल इज एनालाइज द इवेंट टू डिटरमाइन इफ दे आर ट्रांजेक्शंस। Only event that lead to change in the financial position of the accounting unit is called transaction. ट्रांजेक्शन यहाँ मॉनिटरी टर्म्स में होनी चाहिए, नॉन मॉनिटरी टर्म्स में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी टर्म्स में बातचीत हो रही है जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट या किसी चीज को इम्पैक्ट डाल सकता है ये, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो अब यहाँ से पहले आइडेंटिफाई करा, फिर हम जर्नल एंट्री चालू, मैंने बताया था पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ड्राफ्टिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये पता चल जाएगा आपको ये होता क्या है। पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, कोई गलती हो गई तो फिर दोबारा से उसे ठीक करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी। ड्राफ्टिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स। क्लोजिंग ऑफ द बुक्स में मैं बता चुका हूँ आपको, बैलेंस शीट, लेजर, वो सारी चीजें बनती हैं। ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आ गया देखो, बैलेंस शीट वगैरह के बारे में जो बताएंगे ना, ये देखो ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल द इनकम is statement is prepared with the closing balance, nominal accounts while the balance of real accounts, ठीक है। ये थोड़ा पेन में दिक्कत हो रही है, इस वजह से अटक रही है चीजें, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। कहीं किसी किसी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, किसी किसी कंपनी को नहीं बनाना होता, डिपेंड करता है उसका टर्नओवर, ठीक है। तो अभी आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे, कंपनी एक्ट 2013, देन पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज को क्या क्या बनाना पड़ता है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू पर्पस के लिए, तो ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस इस इमेज को छाप लो, जो मैंने बताया था उसी को दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, देन एंट्री करना, लेजर डालना, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 2-3 तरह के ट्रायल बैलेंस बन जाते हैं। अगर कोई गलती हो गई, पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कोई गलती नहीं है नॉर्मल बना दो, कोई गलती हो गई तो एडजस्ट कर दो, फिर इसमें भी कुछ गलती तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ड्राफ्टेड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर इसको क्लोज कर दो, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये साइकिल रहती है इसकी, इसको ही कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। और ये इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में पूछ लेता है आपसे, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेता है। बात करते हैं द स्टेप ऑफ द, देखो इसका फोन आ रहा है, क्या चाहिए, क्या करना है, नहीं यार तो पेट्रोल नहीं, यार तू किसी और के ले जाओ, ले जाओ किसी और के ले जाओ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट एंड कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड। पहले तो इसको समझ लो ये है क्या चीज, ठीक है। These steps and their related components have been explained in greater details in the following section of this module. Chart of accounts and codification structure. The primary purpose of the accounting is to record the transaction entered into an organization during an accounting period. सॉरी बार बार फोन से यार, नौकरी में अभी समझो यार इस चीज को ना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। चार्ट्स के बारे में बोलो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट एंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर। ये क्या स्ट्रक्चर होता है, ये बताता है, सारी इंफॉर्मेशन बताएगा कि कैसे कैसे चलती है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो उसका एक फ्लो बना देते हैं, चार्ट फ्लो, कि कैसे कैसे काम चलता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ठीक है, ज्यादा दिमाग में वो चीजें मत ले लेना, टेंशन स्ट्रेस आएगा नहीं यहाँ से भी।
यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला। COA चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ से भी, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। जहाँ से क्वेश्चन आएगा देखो थोड़ा सा फिर भी समझ लो ये होता क्या है, अगर थोड़ा सा लर्निंग पर्पज से सीखना चाहो तो। क्वांटिफिकेशन स्ट्रक्चर, चार्ट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द जनरल लेजर अकाउंट्स। देखो ये एक स्ट्रक्चर है, देखो कंपनी जिसमें हम कंपनी में काम करते हैं ना, किसी भी कंपनी काम करने का तरीका होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका है। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से चाहते हैं, क्या एंट्री करना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कंपनी के मान लो ये कंपनी है, इसके 2 यूनिट है, मान लो किसी का रेलवे डिवीजन है, किसी का TLI डिवीजन है, मतलब अलग अलग डिवीजन बना लेते हैं कंपनी। तो इसकी वर्किंग अलग होगी, इसकी वर्किंग अलग, फ्लो चार्ट होते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें एक तरीके से सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। ऐसे अकाउंट्स के लिए होता है। इट लिस्टेड स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले तो कौन किस टाइप के अकाउंट्स यूज होंगे, डिस्क्राइब ईच अकाउंट, इंक्लूड अकाउंट नंबर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स टिपिकली लिस्टेड एसेट्स फर्स्ट, followed by liability, capital accounts, then by revenue and expenses accounts. Setting up charts of accounts. Charts of accounts में देखो ये बात जो मैं बता रहा था, ये वाली कंपनी की वैसे बता रहा था, स्ट्रक्चर बता रहा था। यहाँ पे हम अकाउंटिंग पर्पज से बात करें तो अकाउंटिंग के भी स्ट्रक्चर होते होंगे, रिकॉर्ड करने का तरीका, कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बहुत आज क्या सच है, क्या हो गया। ओके देखो आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है माइंड बार बार, क्योंकि फोकस नहीं हो रहा इस पर, पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ये वाला, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, समझो। सेटिंग अप चार्ट ऑफ अकाउंट्स। To set up the chart of account, first to be define the various accounts to be used by organization. Each account should have number to identify it. Each chart of account typically contain a name, brief descriptions, identification code. हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका होती है, वो किसी को भी दे सकती है। जैसे सीक्वेंस में हम कोई भी कंपनी किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकती है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से काम करना चाह रही है। ऑर्डरिंग ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। टेंड टू द फॉलो द स्टैंडर्ड दैट लिस्टेड द मोस्ट लिक्विड एसेट्स फर्स्ट, रेवेन्यू। तो इसमें बता रहे हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। ये एक तरीके से प्री डिफाइंड होता है, ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो, प्री डिफाइंड होता है कि कैसे कैसे चलाना है। कुछ कोड भी होते हैं, स्टैंडर्डाइज कोड भी होते हैं। हर कंपनी की बैलेंस शीट आप पढ़ोगे तो बैलेंस शीट की फॉर्मेट दे रखी है, उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगी, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल दोगे, ठीक है। फॉर स्मॉल बिजनेसेस हैं, इसके लिए बता रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से भी देखो ये कोड बता दिए, यहाँ से आपको देना चाहे वो 1-2 नंबर का कोई सा क्वेश्चन फेंक सकता है। देखो ये वाला देखो ये पोर्शन जो बता रहा है ना, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से अगर उसने दिया तो ये दे सकता है, वही वाला कोई सा भी दे सकता है इनमें से, ये भी दे दे, ये दे दे। कोड होते हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये चीजें हैं, कोड है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो बैलेंस शीट और इनकम के भी कोड दे रही है, ठीक है। यहाँ भाई एसेट्स के यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में है, लायबिलिटी किस रेंज में है, ये बनता है पूरा। इनमें से देना चाहे तो वो दे सकता है, कोड किसी का कहाँ से किस कोड में आता है, ठीक है। बाकी कोई वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीजें हैं, ठीक है। एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन, इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस, ये हो गई सारी चीजें। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा था ना, अब तक तो बाकी चीजें थी बेकार, मतलब बेकार इन सेंस एक आध क्वेश्चन दे देगा तो दे देगा वो कोड में से, नहीं तो नहीं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने 11th क्लास में 5th चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। ये मेन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन को ऐसे ही बना के दे सकता है आपको, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि ये तो इक्वेशन सबको रटी हुई रहती है,
ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन वो कैसे बना सकता है आपके लिए, जैसे ये 3 चीज दे रखी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो आपने पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू पढ़ा था लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनमें से 2 चीज दे दी, मान लो एसेट दे दी 10,000 रुपये, लायबिलिटी दे दी 2, वो पूछेगा कैपिटल कितनी है, तो 2,000 रुपये इधर ले आओ, माइनस कर दो 10,000 में से 8,000 रुपये। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, अगर दे दिया फाउंडेशन में तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, वो दे भी सकता है, ठीक है। टिपिकल नहीं बनेगा, इस इक्वेशन को याद रखना, इससे इक्वेशन के बाहर कुछ भी वो इक्वेशन दे देगा, कौन सा ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये सारी चीजें, तो इससे क्या है डरना नहीं है, ठीक है। घुमा के देगा तो यहाँ से आराम से कैच करना, देखो ये सारी चीजें आ गई, वो इतना बड़े में ले जाएगा तो इसको बड़े में खोलेगा तो कैसे ले आएगा, पहले उसने एक इक्वेशन दी, देन उसने दूसरी इक्वेशन बनाई, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग, तो उसने क्या निकाल दी, ये कैपिटल की वैल्यू निकाल दी, कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है, कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ओनर का पैसा होता है, ओनर ने अगर पैसा मार्केट से निकाल लिया, कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया तो ड्राइंग में से माइनस हो जाता था। अगर मैं कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, मान लो 5,000 रुपये, मैंने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लिया 2,000 रुपये, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बचेगी, 3,000 रुपये। ये हम 11th-12th में पढ़ते थे, अगर किसी ने 11th-12th में ठीक से नहीं पढ़ा है तो अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मत समझना कि ये क्लियर नहीं होंगे, इजीली क्लियर होंगे। ये इतनी सारी वो बना के दे रहा है, इतना सारा तुम्हें दिमाग में नहीं रखना है, सिंपल सिंपल मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी बता रहा नहीं इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, कुछ नहीं, आपको फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करोगे आपको उसी समझ में आ जाएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्यों कहते हैं, वो अभी आपको समझ में, इस क्वेश्चन से ही सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ये वाला आपका नॉर्मली क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी करो, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हो गया। एक मिनट, थोड़ा बड़ा नहीं दिखेगा तो बड़ा होना चाहिए। एक मिनट देना, ये फालतू का ये करेगा, अभी बड़े में देखेगा ये आपको, एक मिनट, एक मिनट दो ना, ठीक है। अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है। नहीं दिखेगा मैं दूसरी जगह से दिखा दूंगा आपको। देखो इन्वेस्टेड कैपिटल इन टर्म्स, इसमें अगर कोई, पहले तो आपको जनरल एंट्रियाँ पता होनी चाहिए, ये सेलेक्ट नहीं होंगे ठीक से, तो इस वजह से वो ऐसा दिखा रहा है आपको। मैं ले लेता हूँ पेन, पेन ले लेते हैं, ये वाली रेड से कराते हैं आपको। पहला एंट्री है, ठीक है, ये दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से। यहाँ देखना, अगर मैं बिजनेस में, देखो सबसे पहले जनरल एंट्री अगर आपको आ गई ना तो ये चैप्टर बहुत प्यार से आ जाएगा। जनरल एंट्री को क्लियर कर देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपने 11th-12th में रट्टा मारा होगा, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल कंसेप्ट रखने जनरल एंट्री के लिए। जो चीज़ बिजनेस के पास आई वो डेबिट, जो चीज़ गई, अभी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, वो क्रेडिट। हालांकि रूल होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो अभी तुम्हें फोकस नहीं करना। इन्वेस्टेड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फर्म, आप बिजनेस के पास पैसा लेके आए, पैसा अगर बिजनेस के पास आया तो पैसा या तो बैंक में आएगा बिजनेस में, या तो कैश में आएगा। बिजनेस के पास पैसा आया तो डेबिट, किस नाम से आया, कैपिटल। अब आपको लॉजिक मैं सिखाता हूँ डेबिट क्रेडिट का क्या है यहाँ पे, देखो इस लॉजिक को समझो। बैंक डेबिट क्यों हुई, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई,
कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बैंक को हम डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो आपने इक्वेशन पढ़ी थी एसेट्स, देखो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल है एसेट्स। अब कोई भी चीज जैसे में देखो मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, याद रखना, ये बिजनेस है, ये मालिक है। मालिक ने पैसे दिए बिजनेस को, ठीक है, अगर लो भाई मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तो बिजनेस के पास क्या पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस मतलब डेबिट का पैसा आया बिजनेस के पास पैसा आ गया। अब बिजनेस को पैसा वो चुकाना भी तो पड़ेगा, जिससे भी लो, चाहे किसी बाहर से लूं, मैं कहीं से भी लूं, मुझे देना तो पड़ेगा ना, है ना, मुझे देना तो पड़ेगा, कहीं से भी आएगा। बिजनेस के पास पैसा आया, बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आया, बैंक में पैसा आया, बट मुझे देना भी तो पड़ेगा, देना पड़ेगा, मैं किस नाम से उसे एंट्री में रखूं, देना पड़ेगा तो बिजनेस को पैसा चुकाना पड़ेगा, इस बंदे का, इसका पैसा है ना, तो बिजनेस को इसको देना पड़ेगा वापस, तो वो अपने पास एंट्री रखता है कैपिटल के नाम से, कि कैपिटल है। कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, उसका रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि इसको पैसा वापस देना पड़ेगा। ये पैसा बिजनेस अपने पास नहीं रख सकता है, बिजनेस का क्या करेगा, बिजनेस इसको पैसा देगा, देन लायबिलिटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जिस नाम से आ रहा है, देखो जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट आ रहा है ये, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम समझ में आया, डबल इफेक्ट पड़ेगा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में। डबल इफेक्ट कैसे पड़ेगा, जब आप बनाओगे तो बैंक में तो 20,000 रुपये आ गए, बैंक की साइड आप प्लस कर दोगे, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल साइड भी क्या दिखा दोगे, 20,000 रुपये दिखा दोगे, क्योंकि कैपिटल है ना 20-20। तो बैंक में देखो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखोगे, एंट्री देखोगे तो तुम्हें आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। देखो नीचे लेके चलते हैं, देखो ये देख लो, पहली एंट्री दिख रही है, भाई, पहली एंट्री देख लेना भाई, पहली एंट्री दिख रही है। एसेट साइड में 20,000 रुपये दिखा दिए, इसका इम्पैक्ट दिखा दिया, ठीक है। एसेट्स में 20, क्योंकि बैंक एसेट्स है, बैंक में बिजनेस के पास पैसा आया तो प्लस, और एक बिजनेस को पैसा देना है लायबिलिटी साइड में, तो कैपिटल है। अगला इम्पैक्ट चेक करना है इसकी एंट्री का ही, अगला इम्पैक्ट देखो, यहीं पे देख लो, अगला इम्पैक्ट यहाँ पे ये क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ दिक्कत यही होती है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास 2000। अच्छा, पहले तो इसकी जनरल एंट्री आपको आना चाहिए, क्या है एंट्री का लॉजिक, क्या है इसका, एंट्री क्या बनेगी इसकी। जब आप सामान खरीदते हो, सुनो, जब आप सामान खरीद के लेके आते हो तो आपके पास सामान आता है, सामान का आप नाम दे सकते हो, अगर सामान का नाम नहीं पता तो आप लिख दो परचेज। अगर आपको सामान का नाम पता होता तो आप फर्नीचर लिख देते हो, जो सामान आप खरीदते हो, फ्रीज लिख देते हो, जो खरीदते हो आप, या कोई भी सामान आप खरीद के लाते हो, बेड खरीद के लेके आते हो तो बेड लिख देते हो, ठीक है, जो नाम। अगर नाम नहीं पता, सपोज डेट आपको नाम नहीं पता है, तो आप क्या लिखोगे, परचेज, पर्चे डाल दोगे, आपने पर्चे डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान आ गया, क्या चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। अब पैसा जाने के लिए कैश या बैंक, ठीक है। अब हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई कि आपने तो ये ऑन क्रेडिट पे खरीदा, पैसा तो अभी गया नहीं, तो पैसा गया नहीं, तो यहाँ पे कैश जाना चाहिए था, कैश नहीं गया, कैश बाद में जाएगा फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे कैश की जगह पे क्या कर दोगे, एंट्री में कैश की जगह पे उस बंदे का नाम लिख लोगे जिसको पैसा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, कि इस बंदे को हमें पैसे देने जिससे हमने सामान खरीदा है। इससे एंट्री से पता चलता है हमें किससे हमने सामान खरीदा है। नीचे अगर जो नीचे दिख रहा है ना परचेज में, तो ये हमारा क्रेडिटर है, इसका मतलब पता चलता है कि हमने उधार सामान खरीदा है, बुक्स में दिखेगा। जैसे ही हम इसकी पेमेंट करने जाएंगे ना, पेमेंट करते समय क्या करते हैं, एंट्री, पेमेंट हमने दे दी, हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, नीचे बैंक, किसको जा रहा है, उस बंदे को, उस बंदे का नाम। तो आप क्रॉस इफेक्ट देखो ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, कैंसिल, और रियल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट इफेक्ट ये आता, चाहे आप टैली में कर लो, चाहे आप सैप में कर लो,
चाहे कोई और ईआरपी आप यूज करोगे, ये टैली SAP क्या है, ये एक ईआरपी है जिसमें अकाउंटिंग हम एंट्री करते हैं जब हम बुक्स बनाते हैं किसी कंपनी की। जैसे मैं अभी काम करता हूँ कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे SAP यूज होता है, तो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, क्वालिफाइड। आफ्टर दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस वजह से, ठीक है, बाकी जॉब करता हूँ। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझो, अगर अब इस पॉइंट को हम समझें, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो एंट्री तो ये बन गई, ठीक है, एंट्री तो ये नाम आ गया यहाँ पे। अब ये तो क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी साइड में दिखना चाहिए। और ये क्या, सामान आया, तो सामान मेरे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है ना, सामान की तो कोई वैल्यू है, सामान को तो दोबारा बेच सकता हूँ मैं, तो उसको गुड्स के नाम से दिखा दूंगा मैं, किस में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो उसका इम्पैक्ट देखो, ये आया, ये आया 2000 रुपये यहाँ प्लस, यहाँ पे तो ढंग से दिखा नहीं रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन की, 2000 रुपये यहाँ सीधा प्लस दिखा दिया, सीधा प्लस नहीं दिखाते थे, यहाँ पे गुड्स के नाम से दिखाता था वो, गुड्स यहाँ पे दिखाता था क्रेडिटर, ठीक है। देन दोबारा से रिवाइज इक्वेशन क्या बनती थी, 22,000 अदर टाइम पे ये बराबर होने चाहिए दोनों, एसेट्स इक्वल टू, हर एंट्री के बाद ये बराबर आएंगे, अगर बराबर नहीं आ रहे तो आपने गलती की है, अकाउंटिंग की इक्वेशन आप ठीक नहीं बना रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप अगली एंट्री को समझो, सारी एंट्रियों का इम्पैक्ट समझा दूंगा। ये करने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, आपका क्वेश्चन आराम से होगा। इरेज करते हैं इस चीज़ को, मैं इसी पे कराते जा रहा हूँ आपको, उस पर नहीं लेके जा रहा हूँ पेज पे। हैंड राइटिंग पे जज मत करना, क्योंकि मैं अभी यार इस पेन को, ऑफलाइन में तो आइडिया है मार्कर चलाने का, बट इसमें आइडिया नहीं है थोड़ा पेन का, ठीक है, इसलिए ऐसी दिक्कत है, आप समझो, ठीक है, समझो भाई। ये आया आपका ब्रॉड, ब्रॉड मतलब खरीदना, ब्रॉड प्लांट फॉर कैश, कैश खरीदा है आपसे पैसा, देखो कैश कोई सामान खरीदा है, सामान आ रहा है आपके पास, अब क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है, प्लांट खरीदा है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया है आपने, कैश में दिया है, कैश चला गया आपसे, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ गया, प्लांट आ गया उसलिए डेबिट साइड में, जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। अगर रूल के चक्कर में अभी मत पढ़ना, रूल भी क्लियर हो जाएंगे, पर अभी एंट्री समझने के चक्कर में रहो। ये आया, अच्छा देखो कैश ही कम हो जाएगा, एसेट साइड पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स आई और हमारी कैश कम हो गई, तो एसेट साइड में दोनों के साइड, दोनों तरफ ही, एक तरफ 8,000 प्लस, एक तरफ 8,000 माइनस, लेट्स सी क्या रहता है, ये देखो प्लस माइनस एक साथ कर दिया, उसने लिख के नहीं दिखाया, ऐसे नहीं होता, बट 11th क्लास में आपने देखा होगा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होता है, बट CMA में यहाँ पे आपके MCQ आएंगे तो ऐसी एंट्रियाँ देगा, ठीक है। आपको ये भी एंट्री कोई खतरनाक नहीं पड़ेगी, सिंपल है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश खरीदे, सेम एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे गुड्स आ जाएंगे, नीचे कैश आ जाएगी। ये 12वां पॉइंट जो है 12 तारीख वाला, ये देखो 12वां पॉइंट, ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4,000 की कॉस्ट थी, 2,000 प्रॉफिट हो गया, टोटल बेचे 6,000। इसकी एंट्री में आपको समझाता हूँ, कोई सामान मैंने बेचा, सामान बेचने के बाद क्या होता है, पैसा आता है, ये कह रहा है कैश में बेचा है, पैसा आ गया, पैसा कितना आ गया, 6,000 रुपये, सामान चला गया, सामान क्या है, सेल, सामान का नाम पता होता तो सामान का नाम लिखेंगे, नहीं पता तो सेल लिख देंगे, सेल, सेल में कॉस्ट कितनी थी उस सामान की, 4,000 रुपये, अच्छा 2,000 रुपये क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, अच्छा 2,000 रुपये मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। अब मेरी एंट्री डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर, 6,000 रुपये का कैश आया मेरे पास टोटल, जिसमें से मैंने हिसाब बताया भाई 4,000 का तो मेरा सामान है, 2,000 रुपये मेरे प्रॉफिट है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो प्रॉफिट हुआ, अब मैं इसे दिखाऊं कैसे, एसेट साइड में कैश आता है तो कैश में तो 6,000 में प्लस दिखा दूंगा, ठीक है। 4,000 का सामान खत्म हो गया तो एसेट साइड में 4,000 को सामान माइनस कर दूंगा, तो नेट इम्पैक्ट 2,000 रुपये बचेंगे यहाँ पे प्लस के। अभी 2,000 रुपये ये थे, ये कहाँ जाएंगे प्रॉफिट वाले, ये कैपिटल बढ़ गई ना मेरी, मैंने मान लो किसी बिजनेस में 10,000 लगाए थे स्टार्टिंग में, अब मैंने 2,000 कमा ली, तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये 2,000 रुपये जाएंगे कैपिटल में, बाकी ये इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 2,000 नेट दिखेगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट देखने के लिए मैं नीचे ले चलता हूँ तुम्हें, इसी में देख लो भाई इम्पैक्ट कैसे बढ़ा है,
वो वाली एंट्री देखो, ये वाली, ठीक है। ये एंट्री देखो, वो 6,000 प्लस 4,000 माइनस कर दिए, 2,000 रुपये का नेट इम्पैक्ट आ रहा है प्लस के, 2,000 रुपये इसने यहाँ प्लस के दिखा दिए। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे होते, मतलब वहाँ पे 11th क्लास में अपने ठीक से याद हो, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे होता था, बस वहाँ पे नाम होते थे, यहाँ पे नाम नहीं दिए इसने, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो चाह रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा बड़े में आगे 12th कर चुके हो इसलिए, बट कोई बात नहीं आ रहा तो आप सीखो, ठीक है। पेड, अब देखो इसने लिखा पेड टू दास कंपनी इन कैश 1,000 रुपये दिए। पेड क्यों कर रहे होंगे दास को? दास से मैंने कभी सामान खरीदा होगा, हाँ 2,000 का सामान खरीदा था, 2,000 का अगर सामान खरीदा है तो आपको पेमेंट भी देनी पड़ेगी भाई, तो 1,000 रुपये इसने दे दिए, कोई बात नहीं। जो दे दिए पैसे दिए, किसको दिए? दास को, दास डेबिट, नीचे कैश, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। पेड सैलरी सेम एंट्रियाँ, आपको कोई फंसो कहीं दिक्कत हो तो बताना। अब वैसे लास्ट ये टॉपिक समझा तो रिसीव इंटरेस्ट वाला समझा देता हूँ, तो मैं एक एंट्री, बढ़िया एंट्री रहेगी आपको, लो अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो ये देखो, ये एंट्री समझ लो। रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको कहीं से पैसा मिला है, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, कहीं से पैसा मिल गया तो मेरे में या तो बैंक में पैसा आएगा, पैसा कहीं से मिल रहा है तो मेरे में बैंक में आएगा, या मुझे कोई कैश दे के जाएगा। आ रहा है पैसा तो डेबिट कर दो, किस नाम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट बनाओ खाली, किसके नाम से आ रहा है? इंटरेस्ट, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव, मुझे पता ही नहीं किसने दिया है तो मैं उसका नाम मेरे को नहीं पता तो मैं इंटरेस्ट रिसीव। जैसे सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे पड़े होते हैं तो बैंक में हमारे में आता ना क्रेडिटेड दिस बैलेंस, तो मान लो वो कौन दे रहा है? बैंक दे रही है, तो वो लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव, किसका पैसा? वो इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट रिसीव एंट्री बन गई। अब इसको दिखाएंगे कैसे? बैंक में मेरे अकाउंटिंग क्वेश्चन करते समय 5,000 प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब ये इंटरेस्ट के नाम से आया तो इंटरेस्ट जाता कहाँ है, उसका इम्पैक्ट देखो क्या कहाँ जाता है। यहाँ पर तो समझ में आएगा नहीं, नीचे जैसे अभी देखो कहाँ आएगा, इंटरेस्ट पे आओ, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ये आ गया तुम्हारा 5,000, ये देखो ये 5,000 रुपये आया, ये वाला, ठीक है, ये 5,000 दिख रहा है, ये 5,000, ये जो 5,000 है ना, ये कैपिटल का पार्ट बन गया, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ चुकी है बिजनेस में, कहीं से पैसा आ रहा है तो आपकी कैपिटल तो बढ़ ही रही है ना, अगर आप बिजनेस से पैसा कर रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, तो 5,000 रुपये आपने पहले तो कैश बैंक में बढ़ा दिए और कैपिटल में बढ़ा दिए, ठीक है, बात आई समझ में। पेड वेजेस, मतलब हमने भाड़ा दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी देख लो। फटाफट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। आप प्रैक्टिस करना, नहीं आई समझ में तो वो क्वेश्चन मुझे भेज देना। पेड वेजेस, पेड मतलब देना, हमने वेजेस दे दिया, अच्छा तो पैसे दे दिए तो हमारे पास से कैश चला गया होगा या बैंक चला गया होगा, बैंक में से पैसे कट गए होंगे, किस नाम से, नाम नहीं पता, किसको दिए ये भी नहीं पता, तो वेजेस 3,000 रुपये खर्चा हो गया 3,000 का, ठीक है। 3,000 है, कैश या बैंक में से कम कर दो, माइनस कर देना 3,000 रुपये, ठीक है। अच्छा 3,000 रुपये ये दे दिए तो लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है, मैंने किसी का पैसा ले रखा हो या बेजिस का मैंने दिया नहीं तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो 3,000 रुपये वहाँ से भी माइनस कर दो, लाइबिलिटी की साइड से कैपिटल की साइड से कैपिटल भी कम कर दो या तो लाइबिलिटी कम कर दो, ठीक है। ये दोनों को कम कर दोगे 3,000 रुपये, तो आपका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा? लास्ट एंट्री आप यहाँ पर चेक कर लो एक बार क्या आ रही है आपकी, ये आ गया भाई आपका 3,000 रुपये यहाँ कम, 3,000 रुपये यहाँ कम, दोनों को बराबर करा, यहाँ 19,000 आ गया, ये 1,000, ये 18,000 रुपये, आपका नेट इम्पैक्ट आ गया। इसी को कहते हैं हम क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम, यही डबल एंट्री सिस्टम था भाई। डबल एंट्री सिस्टम क्या? डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आएगा, दोनों तरफ इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो आपको रूल बता रहा है, रूल भी करेंगे। अब मैं देख लूँ इस चैप्टर में और क्या है आपके लिए काम का। हाँ यार ये चैप्टर तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इस क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कैरी करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर को कैरी करेंगे, ध्यान रखना। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना करो, पर इसे CMA के लिए जब तक हो, CMA में
फॉलो करते रहना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इंटर की क्लास भी आएंगी, अभी फाइनल की भी आएंगी। टाइम लगेगा, इस चैनल पर सारा कुछ मिलेगा आपको, जब तक आप वो 4-5 साल बढ़िया से पढ़ते रहो। ठीक है, टाटा बाय बाय।